हेलो बच्चों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ डॉक्टर जगदीश चंद्रा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक बलगतिकी का अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव के बारे में समझाया था। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। आज जो हमारा लेक्चर है ये अंतिम होने जा रहा है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इसके सारे वीडियोज आप समझेंगे ढंग से, और नोट्स भी साथ साथ मैं करा रहा हूँ और नोट्स भी तैयार करेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो पिछला कुछ शेष अंश बच गया था संकीर्ण ऊर्जा की गणना का, उस पर पहले मैं बात कर लूँ। फिर जो आगे हमने अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव और कोलिजन थ्योरी अब से डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले पिछला अंश जो हमारा बच गया था संकीर्ण ऊर्जा की गणना। तो पिछले लेक्चर में मैंने वीडियो में ये इक्वेशन आपको बताई थी, ln k = -E/RT प्लस ln A। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ln की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये मैंने पहले भी आपको बताया, ln = क्या होता है आपका 2.303 log x। तो यहाँ पे k को हम x मान लें, a को x मान लें, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ln की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 2.303 log k = -E/RT प्लस फिर हमने ln की वैल्यू दी 2.303 log a। तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आता है, log k = -E/2.303 r 1/t प्लस log a। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आता है। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए बहुत इसलिए ज़रूरी है कि आपका न्यूमेरिकल्स इसमें आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, या 3 या 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है कि आप इसमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करिए, मीन्स संकीर्ण ऊर्जा को निकालिए, उसका गणना कीजिए। तो अगर हम दो भिन्न भिन्न ताप और वेग स्थिरांक पे मान लें कोई अभिक्रिया, दो अभिक्रिया है जिनके ताप भिन्न भिन्न ताप पर और विभिन्न वेग स्थिरांक पर हो रही है। तो माना ताप T1 T2 और वेग स्थिरांक K1 K2 है। तो समीकरण 1 में के अनुसार हम क्या लिखेंगे इसको, log K1 = -E/RT 1/t प्लस log A K1 के लिए, log K2 के लिए = -E/RT 1/T2 प्लस log A। तो हम यहाँ से निकालते हैं log K2 माइनस log K1। तो ये हो जाएगा आपका EA/2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। तो और इसको सिंप्लीफाई कर दें, log K2/K1 अगर हम कर दें = तब क्या निकलेगा आपका EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। तो जो ये फॉर्मूला आपका है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं संकीर्ण ऊर्जा। अगर आपको K1 K2 दिया है, T1 T2 आपको दिया है, तो हम बहुत इजीली से क्या निकाल सकते हैं संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कभी आ जाते हैं। आइए अब अगला टॉपिक हमारा जो महत्वपूर्ण है, अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसकी लैंग्वेज हम पढ़ने पहले। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा लेकिन स्वयं अभिक्रिया में ऐड नहीं होगा, अपना उसमें भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए वैकल्पिक पथ प्रदान करता है। जो भी उत्प्रेरक है एक वैकल्पिक पथ तैयार करता है अभिक्रिया के लिए, तथा संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। और संकीर्ण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर संकीर्ण ऊर्जा कम हो जाएगी तो रिएक्शन बहुत जल्दी हमारी हो सकती है, हो जाती है। इसके लिए एक सिंपल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना दो लोगों को मार्केट जाना है और मार्केट घर से आपका सपोज 2 किलोमीटर दूर है। तो दोनों में से एक को पैदल भेजा जाए, एक पैदल जाता है सब्जी लेने मार्केट से, और एक जो है बाइक से जाता है। तो कौन जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियसली बाइक वाला कम समय में वापस लौट के भी पहुंच जाएगा। जो पैदल जाएगा उसको काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, पैदल जाएगा फिर आएगा सब्जी लेके। लेकिन देखिए इसमें जो बाइक हमने जल्दी समय में हमने सब्जी लाए, उसमें बाइक का रोल क्या है, उसने एक सपोर्टिंग काम किया। लेकिन उसने कहीं सब्जी अपने पास नहीं रखी या वो सब्जी उसने दुकान से नहीं खरीदी, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जिससे हमारी क्या होगी, हमारा काम क्या हो गया, जल्दी हो गया। और एक दूसरा पहलू और है, अगर कोई बीमार पड़ जाता है और उसको इलाज कराना है अमेरिका से,
तो तभी संभव है जब उसको हम क्या दें, सुविधा क्या दें, एरोप्लेन की सुविधा दें, और एरोप्लेन से वो अमेरिका पहुंच जाएगा। अगर उससे हम एरोप्लेन की सुविधा नहीं देते तो किसी भी हालत में वो अमेरिका नहीं पहुंच सकता है। तो ये बिल्कुल वाली बात होगी जैसे कि हम कहते हैं कि अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया जो है कमरे के ताप पर नहीं हो सकती, उसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो जब तक उसको हम अभिक्रिया को गर्म नहीं करेंगे तब तक उस अभिक्रिया का होना असंभव है। तो ये दो उदाहरण है। तो कुछ अभिक्रिया तो होती है जो स्वतः हो जाती है, मीन्स कमरे के ताप हो जाती हैं, और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो कमरे के ताप पर संभव ही नहीं है जब तक कि उनको हम बाहरी ताप उनको या गर्म न किया जाए या उनको ऊर्जा नहीं दी जाए। तो आइए ग्राफ से इसको समझते हैं। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्राफ को एक्स और वाई एक्सिस में देखते हैं। एक्स एक्सिस में हमने अभिक्रिया निर्देशांक यहाँ पे लिख दिया और वाई एक्सिस में क्या है, ऊर्जा। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया हम कराते हैं कारक की। तो ये जो अभिक्रिया है ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा यहाँ पर होगी। तो ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, मीन्स मान लें ये कमरे के ताप पर हो रही है। तो यहाँ पे देखें ये मध्यवर्ती आपका बन रहा है, ये मध्यवर्ती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है, फिर एनर्जी डाउनफॉल में फिर आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो मीन्स ये आपका क्या बनेगा, उसमें सीवी अभिक्रिया हम कह लें, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक से नीचे आपकी ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। मीन्स डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पाएगी, उसमें सीवी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा आपकी इतनी आ रही है। अब इसी के ऊपर हम एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं उत्प्रेरक डालने के बाद। अगर इसमें हमने उत्प्रेरक डाल दिया तो ये अभिक्रिया तो कुछ यूज तरीके से क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो संकीर्ण ऊर्जा है वो भी कम होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए संकीर्ण ऊर्जा क्या होगी आपकी, ये आ गई। संकीर्ण ऊर्जा क्या आ गई आपकी, ये आ गई। तो ये मध्यवर्ती कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा। इसका मध्यवर्ती डेफिनेट बनना है, मध्यवर्ती यहाँ पर बनेगा जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, मध्यवर्ती, जिसे बोलते हैं टीएस स्टेज, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट भी इससे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये ग्राफ कितना शॉर्ट हो गया। तो ये किस में हो रहा है आपका, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हम, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी आपकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इसको हम लिख सकते हैं EA2, क्या लिख सकते हैं, EA2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ग्राफ्स में क्लियर हो रहा है कि अब ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत जल्दी होगी, क्योंकि उत्प्रेरक ने एक क्या प्रदान कर दिया, वैकल्पिक पद प्रदान कर दिया, जिससे क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही है तो रिएक्शन हो सकता है 5 मिनट में हो जाए, विदिन मिनट हो जाए, हो सकता है विदिन सेकेंड हो जाए। तो कितना भी कम कर सकता है, ये उत्प्रेरक पर निर्भर करता है कि उस रिएक्शन को कितना जल्दी प्रसिद्ध कर दे, कितना जल्दी उससे क्या बना दे, उत्पाद बना दे, ये हमें ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो उत्प्रेरक से क्या होगा, कम समय में रिएक्शन हो जाएगी, कारण क्योंकि एक वैकल्पिक पद प्रदान करके जो संकीर्ण ऊर्जा उत्प्रेरक क्या करता है, कम कर देता है। तो ये था उत्प्रेरक क्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा है जिस पर हमने पहले भी बात करी है, कोलिजन थ्योरी, रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। जो आर्नियस कोलिजन थ्योरी हमने स्टडी की है उससे भी हम बात कर रहे हैं। अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन होता है, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होता है, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होता है तो उनके अणुओं के मध्य टक्कर कोलिजन आवश्यक है। इसी आधार पर मैक्स टाउच तथा विलियम लुइस ने संघट्टवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया, और इसमें ठोस गोलों के रूप में माना गया और उनके बीच माना कि इनमें क्या होता है, एक इफेक्टिव कोलिजन होता है, मीन्स
जैसे मैं हमने आपको बताया था कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग या इफेक्टिव कोलिजन, जिससे मैक्सिमम एक दूसरे को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। संगत आवृत्ति क्या देखिए, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन के प्रति सेकंड टक्कर को संगत आवृत्ति कहा जाता है। अतः अभिक्रिया वेग को निम्न प्रकार लिखा जाता है, कैसे, k इक्वल टू ZAB e⁻A/RT। तो यहाँ पे Z क्या है, Z क्या है आपका संगत आवृत्ति, और K क्या है आपका वेग स्थिरांक। हम जानते हैं वेग स्थिरांक ये है वेग स्थिरांक, ए क्या है संकीर्ण ऊर्जा, है, और आर क्या है ताप है जिसको हम केल्विन में लेते हैं, और आर क्या है गैस नियतांक, आर क्या है आपका गैस नियतांक। तो ये फॉर्मूला दिया, लेकिन जो ये सिद्धांत है, ये जो टिपिकल कंपाउंड हमारे पास है, जो हमारे हम कह लें जटिल अणु है, जटिल अणु में यह मान्य नहीं होता, क्योंकि जटिल अणु की सभी टक्करें प्रभावी नहीं होते हैं। इसलिए इसमें रो या त्रिविम कारक को जोड़ा गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं k इक्वल टू ZAB रो e⁻A/RT। तो त्रिविम कारक को यहाँ पे जोड़ते हैं। अब देखिए जटिल अणु का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे हमने आपको बताया था SN1 और SN2 रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास है CH3H और यहाँ पे क्या आपका Cl। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखते हैं, सपोज SN2 हो रही है या SN1 हो रही है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स क्या करता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल्स फ्रंट अटैक करता है, तो फ्रंट अटैक में फ्रंट पोजीशन पे कौन है आपका क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच न्यूक्लियोफाइल और जो अभिकारक का क्लोरीन यहाँ पर दिख रहा है, फ्रंट में जो इंटिटी जुड़ी हुई है, इनके बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो कोलिजन इफेक्टिव होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब इसको ये बैक अटैक करता है पीछे से, तो पीछे से कोई प्रतिकर्षण इसमें नहीं है, बैक अटैक ये न्यूक्लियोफाइल करता है, तो ये क्या करता है, इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से बैक अटैक करता है वो एच यहाँ से, तो ये ग्रुप प्रतिकर्षित होके दूसरी साइड चले जाते हैं। रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लिकेशन की बात हमने बताई थी। तो ये तब इफेक्टिव होगा जब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये इन्वर्स कर देगा अन्य इंटिटी को और अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इफेक्टिव कोलिजन जब होगा तभी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है। तो जटिल अणुओं में जब इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है तभी आपका प्रोडक्ट बन सकता है, अदरवाइज ये रूल्स फिर फॉलो नहीं करेगा, केवल हम ठोस के गोले मान लें। तो जटिल अणु में, इसलिए हमने लिखा है जटिल अणु में यह मान्य नहीं है, क्योंकि जटिल अणु में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होते, इसलिए इसको रो त्रिविम कारक से जोड़ा गया है। तो त्रिविम कारक यहाँ पे हमारा होगा, तब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक को निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ इस चैप्टर के सारे वीडियो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ वीडियो में कुछ आपको लगता है डाउट है तो मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, और उन वीडियो को दोबारा, सारे वीडियो आपको एक साथ लिंक में मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सारे वीडियो मेरे आप देख सकते हैं, और कभी भी इन वीडियो को देख के समझ के आप अपने इजी ट्रिक्स उसको समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे वीडियोस, आज का वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट्स करना, शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा अगले नए चैप्टर, नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।